गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे बेरोजगारी के बारे में। देखिए, ठीक है। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था? इससे पहले हमने इनकम को पढ़ा था। इनकम जो होती है, इनकम 3 टाइप की थी। पहले उसको थोड़ा सा क्विक रिवाइज ले लेते हैं। ठीक, इनकम थी हमारी, मतलब कि आय, इनकम पढ़ा हमने। इसके बाद हमने नेशनल इनकम पढ़ा था, नेशनल इनकम। ठीक है, ये 2 टॉपिक मैंने आपको पिछली वीडियो में पढ़ाए थे। इनकम हमारी 3 टाइप की थी। इनकम कितनी टाइप की थी? 3 टाइप की थी। मौद्रिक इनकम, प्रयोज्य इनकम और वास्तविक इनकम। मौद्रिक इनकम को बोलते हैं मॉनेटरी इनकम, और डिस्पोजेबल इनकम और रियल इनकम। ठीक है, ये 3 टाइप की हमारी 3 टाइप की इनकम थी। तो जो मौद्रिक इनकम थी उसमें हम क्या करते हैं, उसमें जो हमारा एक्चुअल में जितना हमने कमाया वो हमारी मौद्रिक इनकम है। मतलब कि कह सकते हैं इस पर टैक्स नहीं दिया तो वो हमारी ब्लैक मनी हो जाएगी। ठीक, अगर उसमें से टैक्स माइनस कर दे, क्या माइनस कर दे? टैक्स माइनस कर दे, तो वो क्या हो जाएगी? हमारी डिस्पोजेबल इनकम। और अगर हमने कोई कर्जा लिया हुआ है, कोई ऋण लिया हुआ है, उसमें से अगर हम कर्जा माइनस कर दें तो वो क्या हो जाएगा? हमारी रियल इनकम। ठीक, ये मैंने आपको बहुत अच्छे समझाया था, वो आप वीडियो देख लें जिसे नहीं देखी हो। अब नेशनल इनकम की बात आती है। नेशनल इनकम हम निकालते किस किस चीज़ों से? 4 चीज़ों से निकालते हैं। ठीक है, 4 चीज़ों से हम नेशनल इनकम निकालते हैं। एक तो हमारा पब्लिक यानी कि सार्वजनिक, और प्राइवेट सेक्टर की भी इनकम जोड़ेंगे, और जोड़ेंगे हम किसकी? कॉरपोरेशन की, कॉरपोरेट की। ठीक है, और जोड़ेंगे हम इन्वेस्टमेंट की। इन चारों की इनकम जोड़ के हम क्या करते हैं? आय विधि से इनकम निकालते हैं। सबकी आय प्लस कर देंगे। ठीक, दूसरा हम किससे निकालते हैं? उत्पादन विधि से निकालते हैं। उत्पादन विधि से इनकम निकालने के लिए हमें क्या देखना पड़ेगा? हमें उस देश की एनएनपी देखनी पड़ेगी, है ना। ये मैंने आपको बताया था, क्या देखना पड़ेगा? एनएनपी देखनी पड़ेगी। तीसरा था बचत विधि हमारे देश के लिए नहीं है। बचत विधि वहाँ सक्सेसफुल हो सकती है जहाँ पॉपुलेशन कम हो और लोग थोड़े प्रैक्टिकल हो। मतलब जितना वो कहते हैं ना कि जितना उन्होंने एक हफ्ते में इतना खाया इतना बचा लिया, वो एक पर्टिकुलर डाटा मिले वहाँ पे। ठीक है, इंडिया में ऐसा नहीं हो सकता। तो हमारे इंडिया में 2 ही विधि काम आती हैं, आय विधि और उत्पादन विधि। ठीक, तो ये हमने इनकम और नेशनल इनकम पढ़ लिया। अब देखते हैं पहले हम प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटा इनकम कैसे निकालेंगे? पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति आय को कहते हैं हम पर कैपिटा इनकम। क्या कहते हैं? पर कैपिटा इनकम, पीसीआई, पर कैपिटा इनकम। ठीक है, क्या बोलेंगे इसको? पीसीआई, पर कैपिटा इनकम। इसको निकालने का तरीका है कि जितनी हमारी नेशनल इनकम हुई, नेशनल इनकम पढ़ चुके हैं, जितनी हमारी नेशनल इनकम है उसमें हम किससे डिवाइड कर दें? हमारी पॉपुलेशन से, जितनी हमारी जनसंख्या है। तो नेशनल इनकम को अगर हम नेशनल इनकम में हम किससे भाग कर दें? पॉपुलेशन से, अपनी मतलब कि जनसंख्या से। तो क्या निकल जाएगी? हमारी पर कैपिटा इनकम निकल जाएगी, प्रति व्यक्ति आय। मतलब कि एक इंसान हमारे देश में एवरेज कितना कमाता है। ठीक, तो हमारी अब जो प्रति व्यक्ति आय है वो है 1,20,000 पर ईयर। कितनी? 1,20,000। 1,20,000 क्या हमारी पर कैपिटा इनकम है पर ईयर की? एक साल में इतनी। अगर 12 से 1 महीने, साल में 12 महीने, 12 से इसको डिवाइड करेंगे तो 1 महीने की 10,000 आ जाएगी। ठीक है, और ये अमाउंट बहुत कम है। एक इंसान की एवरेज, मतलब साहब को हम बराबर पैसे बांट दें तो एक इंसान की पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय हमारी 10,000 आती है। ठीक, तो ये हमारी पर कैपिटा इनकम बहुत कम है, और ये हमारी बताती है हमारी खुशहाली को। ठीक है, पर कैपिटा इनकम से हम क्या कर सकते हैं? हम उस देश की खुशहाली कर सकते हैं, खुशहाली देख सकते हैं। भाई नॉर्मल सी बात है, आपके पास पैसा तो अपना अच्छा लाइफस्टाइल ले सकते हो। ठीक है, अच्छा लाइफस्टाइल जी सकते हो। तो इससे क्या निकलता है? इससे हमारे देश की खुशहाली निकलती है। ठीक, इससे हम अपने देश की खुशहाली देख सकते हैं। लेकिन अगर हमें वहाँ पे मान लिया कोई इंडस्ट्री लगानी है, कोई फैक्ट्री लगानी है, तब क्या हम वो देखेंगे? पर कैपिटा इनकम। तब हम देखेंगे वहाँ की जीडीपी। भाई जीडीपी कितनी है, कितना वहाँ प्रोडक्शन हो रहा है, तो तब हम देखते हैं जीडीपी। मतलब कि ये तो दिखाती है हमें खुशहाली, पर कैपिटा इनकम क्या दिखाती है? हमें खुशहाली को दिखाती है। ठीक, और हमारी जीडीपी किसको दिखाती है?
जीडीपी हम क्या देख सकते हैं इसमें, औद्योगिक विकास को, औद्योगिक विकास मतलब इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट देखने के लिए हमें जीडीपी को देखना पड़ेगा, ठीक। लेकिन जीडीपी और पर कैपिटा इनकम दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक, दोनों ही चीज़ें ज़्यादा होनी चाहिए। और जो हमारी वो विकास दर निकाल जाती है, मतलब कि डेवलपमेंट रेट निकाल जाती है, तो दोनों चीज़ें देखते हैं, ठीक है। दोनों चीज़ें किस में देखते हैं हम, डेवलपमेंट रेट में, डेवलपमेंट रेट में, विकास दर। डेवलपमेंट रेट के लिए हमें दोनों चीज़ें देखनी पड़ेंगी, ठीक। अब पर कैपिटा इनकम कम है, मतलब कि यहाँ पे बेरोजगारी ज़्यादा है, भाई जनसंख्या तो ज़्यादा है, उसमें फिर बेरोजगारी ज़्यादा है। मतलब ये समझ लो कि हमारे भारत की जनसंख्या जो है सिर्फ जनगणना के काम आ रही है, वरना चाइना में भी कितनी पॉपुलेशन है। चाइना ने अपनी जनसंख्या को एक मतलब एक माध्यम बना दिया, एक साधन बना दिया है उसको यूज़ करने का। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है, इंडिया में बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, और प्लस वहाँ पे मतलब अनएम्प्लॉयमेंट तो है ना, एजुकेशन का लेवल भी बहुत कम है अकॉर्डिंग टू मतलब अदर कंट्री के, ठीक। तो पर कैपिटा इनकम कम है, मतलब कि बेरोजगारी ज़्यादा है ना, बेरोजगारी ज़्यादा है। जैसे हम कह सकते हैं कि पर कैपिटा इनकम गाँवों की कम है, शहरों की ज़्यादा है, क्योंकि शहरों में जो लोग रहते हैं, मान लीजिए एक घर में 5 सदस्य हैं, 5 में से आपको 3 वर्किंग मिलेंगे, 3 ऐसे होंगे जो कुछ ना कुछ करते होंगे, अपनी मतलब कोई ना कोई काम करते होंगे, कुछ ना कुछ कमाते होंगे। लेकिन गांव में ऐसा नहीं होता, गांव में होंगे 8-10 लोग, लेकिन कमाने वाला एक ही होगा, ठीक। तो गांव की पर कैपिटा इनकम प्रति व्यक्ति आय कम है शहर के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो निकालने का तरीका आपको पता चलेगा, ये फॉर्मूला पूछता है पर कैपिटा इनकम निकालने का फॉर्मूला क्या है हमारा, नेशनल इनकम में हम डिवाइड किससे कर देंगे, अपनी पॉपुलेशन से, अपनी जनसंख्या से। तो अब हम पढ़ेंगे क्या, बेरोजगारी के बारे में, बेरोजगारी किस टाइप की, कितने टाइप की होती है, फिर क्यों आती है ना, उनका रीज़न वगैरह सब, ठीक। अब हमारा टॉपिक क्या है, बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी क्या कहते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है, बेरोजगारी यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट पढ़ेंगे। बेरोजगारी जो होती है हमारी मेनली 6 टाइप की होती है, कितने टाइप की, 6 टाइप की होती है बेरोजगारी। सबसे पहले 3 तो ऐसे हैं जिसमें आपको ना बहुत एफर्ट करना पड़ेगा समझने के लिए, और मैं भी पूरी जान लगा दूंगी आपको हर तरह समझाने के लिए, लेकिन 3 बहुत ईजी हैं, 3 को समझना बहुत ईजी है। तो पहले ईजी वाली उठाऊँ या हार्ड वाली उठाऊँ? पहले ईजी वाली देखते हैं वरना बोर हो जाएंगे, ठीक है। पहले ईजी वाली देखते हैं। तो पहले नंबर पर आती है शिक्षित बेरोजगारी। कौन सी, शिक्षित, शिक्षित बेरोजगारी, शिक्षित बेरोजगारी, ठीक। ये जो शिक्षित बेरोजगारी होती है, शिक्षित बेरोजगारी मतलब इसको कहते हैं इंग्लिश में एजुकेशनल अनएम्प्लॉयमेंट। क्या बोलेंगे, एजुकेशनल अनएम्प्लॉयमेंट, एजुकेशनल, ठीक है, एजुकेशनल अनएम्प्लॉयमेंट। ये शिक्षित बेरोजगारी हम उसे कहते हैं कि जिसे अपनी, जो पढ़ा लिखा इंसान है, ठीक है, ये पढ़े लिखे इंसानों की बेरोजगारी है, मतलब जितना वो पढ़ा लिखा है उसको अपनी योग्यता के हिसाब से काम ना मिलना, वो क्या कहलाता है, शिक्षित बेरोजगारी कहलाता है। जैसे कि मान लिया किसी ने पीएचडी कर रखी है ना, अब पीएचडी करे बंदे को आप नर्सरी के बंदे को दे दो पढ़ाने के लिए, नर्सरी के बच्चों को पढ़ाने के लिए भेज दो, तो वो कितना मतलब अजीब फील करेगा, भैया मैंने पीएचडी कर रखी है, मैं मास्टर डिग्री वालों को पढ़ा सकता हूँ, ग्रेजुएशन वालों को पढ़ा सकता हूँ, या मैं उन्हें ABCD सिखा रहा हूँ, ठीक है ना। तो वो होता है शिक्षित बेरोजगारी। या फिर ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, आप कुछ खुद भी सोच सकते हैं, जिसने मतलब एजुकेशन तो उसकी ज़्यादा हो, क्वालिफिकेशन उसकी ज़्यादा हो, लेकिन उसकी योग्यता, उसकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से उसको रोजगार या उसको काम ना मिलना, वो क्या कहलाता है, हमारी शिक्षित बेरोजगारी कहलाता है। और जब ऐसी बेरोजगारी होती है तो इंसान अच्छे से काम नहीं करता, इंसान अच्छे से काम नहीं करता। जैसे कि आप ये समझो कि किसी ने 10th किया हुआ है, 10th या 12th मान लेते हैं, किसी ने 12th किया है, अब वो बेहतरीन तरीके से दौड़ लगा रहा है कि मुझे दिल्ली पुलिस में जाना है। अब 12th के बाद ही दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम दे सकते हैं, भाई उसकी एजुकेशन भी उतनी ही है, उसने पूरी जान लगा दी दिल्ली पुलिस के लिए, और उसका दिल्ली पुलिस में हो भी गया, ठीक है, उसका दिल्ली पुलिस में सिलेक्शन हो गया, तो वो तो भैया मस्त जिएगा एकदम कि जो मेरा गोल था वो मुझे मिल गया, मेरी एजुकेशन इतनी थी, मेरी चाहत इतनी थी, वो मुझे मिल गया, वो एकदम काम भी बहुत अच्छे से करेगा, ठीक। अब दूसरा केस क्या हो सकता है, एक बंदे ने, मैंने जो अभी बताया, PhD कर रखी है और वो चाहता है कि मैं यूनिवर्सिटी में किसी में प्रोफेसर बन जाऊँ, है ना, किसी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बन जाऊँ और बड़े बड़े बच्चों को पढ़ाऊँ। लेकिन क्या होता है, वो बेचारा उसने
वो कहाँ पहुँच गया, वो किसी प्राइमरी स्कूल में पहुँच गया। अब वहाँ पर उसका क्या मन लगेगा, वो ऐसे ही और दिमाग ख़राब कर रहे हैं बच्चे, ऐसे ही भगा देगा, किसी को मार देगा, मतलब काम अच्छे से नहीं करेगा। तो ये आपको समझ आ गया, इसको बोलते हैं शिक्षित बेरोजगारी। तो क्वेश्चन ये आता है, ये भी पूछा जाता है कि किस बेरोजगारी में जो वर्कर्स होते हैं या जो काम करते हैं वो अच्छे से काम नहीं करते या अपनी सामर्थ्य अपनी शक्ति के हिसाब से काम नहीं करते, तो वो कौन सी है, शिक्षित बेरोजगारी। भाई इसी में वो नाखुश होते हैं, है ना, इसी में होते हैं नाखुश, इसमें ऐसे अच्छे से काम नहीं करते। बात क्लियर। तो ये आपको समझ आ गया होगा, ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट चलते हैं, दूसरे नंबर पर हम देखते हैं, दूसरी है हमारी मौसमी बेरोजगारी। मौसमी बेरोजगारी, इसको हम कहते हैं सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। क्या बोलेंगे इसको, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट मतलब कि हमारी मौसमी बेरोजगारी, नाम से पता चल होगा, मतलब जो काम हमारे मौसम के हिसाब से चलते हैं। जैसे कि एग्जांपल लो, जैसे सबसे ज़्यादा तो ये होगी खेती में, सबसे ज़्यादा ये बेरोजगारी किस में आएगी, खेती में आएगी, है ना, खेती में, क्योंकि खेती में सीजनल फसलें होती हैं। जैसे मान लिया कोई मतलब किसान है, उन्होंने गन्ना बो दिया, अब गन्ने का टाइम ख़त्म हो गया, फिर पूरा टाइम उन्होंने अगर कुछ और नहीं किया तो वो बेरोजगार है, तो उसको हम बोलेंगे सीजनल बेरोजगारी। लेकिन वही बात, अपना दिमाग होना चाहिए, फिर कुछ और बो दो, है ना, जो उस टाइम के अकॉर्डिंग है। या फिर हम जैसे एक चाय कॉफ़ी की दुकान है ना, तो चाय कॉफ़ी लोग ज़्यादातर सर्दियों में पसंद करते हैं पीना। अब चाय कॉफ़ी उसने दुकान उसकी चाय कॉफ़ी की, फिर उसने उसके बाद अब गर्मी आ गई, चाय कॉफ़ी कोई पसंद नहीं कर रहा, तो उसका अब गर्मियों में क्या हो जाएगा, वो बेरोजगार हो जाएगा। अगर वो शिफ्ट ना हुआ किस पे, जूस पे, ठीक है ना, मतलब एक दिमाग की बात है। बेरोजगार वो तब होगा जब वो मौसमी बेरोजगारी लेगा, ठीक, अपने मौसम के हिसाब से चलेगा, वरना खुद को चेंज कर लो, जब उसकी चाय कॉफ़ी की दुकान थी अब जूस की लगा दो, ठीक है। या फिर ऐसा और एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कपड़ों का हो गया, है ना, किसी की ऊनी कपड़ों की दुकान है, ठीक है, वूलन मिलते हैं वहाँ पे, तो अब वो सर्दियों में बिकेंगे, है ना। या हम फैक्ट्री ले सकते हैं, भाई जो फैक्ट्री वूलन कपड़े बना रही है वो सर्दियों में बिकेंगे, सर्दियों में उसका काम अच्छा चलेगा। फिर आ जाएगी गर्मी में वो नहीं चलेगा, ठीक है, गर्मियों में तो कोई वूलन कपड़े नहीं खरीदता। तो ये ऐसी बेरोजगारी क्या हो जाएगी, सीजनल बेरोजगारी। लेकिन सबसे ज़्यादा किस में आएगी, खेती में आएगी। क्लियर। अब देखते हैं नेक्स्ट टाइप। इसके बाद होती है हमारी कौन सा, ये वाला, इसके बाद थर्ड नंबर पे है छिपी बेरोजगारी। छिपी मतलब कि छिपा हुआ, है ना, छिपी बेरोजगारी मतलब बेरोजगार है लेकिन छिपा हुआ है, किसी को दिखाई नहीं दे रहा कि मैं भी बेरोजगार हूँ, ठीक है। इसको हम प्रच्छन्न बेरोजगारी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रच्छन्न बेरोजगारी भी कहते हैं। छिपी बेरोजगारी यानी इसको हम प्रच्छन्न बेरोजगारी भी कहते हैं। ऐसा बेरोजगार जो छिप के काम करे, है ना, ऐसा बेरोजगार जो छिप के काम करे, ठीक है। अब छिपी बेरोजगारी में क्या होता है, इसमें भी ये भी सबसे ज़्यादा किस में आएगी, खेती में आएगी, सबसे ज़्यादा खेती में आएगी, ठीक है। एग्जाम्पल हो, जैसे इसमें ऐसा होता है कि लोग वर्कर्स ज़्यादा होते हैं, काम कम होता है। वर्कर्स ज़्यादा होंगे और काम कम होगा। वर्कर्स क्या होंगे, ज़्यादा होंगे, एक सेकेंड भैया, ठीक है। छिपी बेरोजगारी यानी कि प्रच्छन्न बेरोजगारी में क्या होता है कि वर्कर्स तो ज़्यादा होंगे, वर्कर्स होंगे ज़्यादा, और उनका जो वर्क होगा मतलब काम होगा उनका कम, है ना। इसका एग्जांपल समझो, जैसे कि हम कहें कि एक घर बन रहा है ना, एक घर बन रहा है। अब उस घर में पता चला कि उसमें मजदूर लगा दिए हमने 10, उसमें मजदूर हमने 10 लगा दिए। एक घर बन रहा है, उसमें मजदूर हमने कितने लगा दिए, 10 लगा दिए, ठीक है। घर वो बहुत छोटा सा है, घर वो बहुत छोटा सा है, मतलब कि उसको 2 जने भी उसको काम कर सकते हैं। अब इन 10 में से इस घर को बनाने में लगे हैं, इन 10 में से पता चला एक हो गया बीमार, अब कितने बचे, अब 9 बचे, है ना। एक बाहर चला गया, एक बीमार हो गया, है ना। अब कितने बचे, 9 बचे। अब भी वो घर उतने ही टाइम में बनेगा, तो वो क्या, ये अकेला क्या कर रहा था यहाँ पे, तो ये क्या है, ये छिपी बेरोजगारी है भाई, इसके जाने से कुछ नहीं हुआ, ठीक। अब पता चला कि इनमें से एक चला गया कहीं शादी में, ठीक, एक कहीं शादी में चला गया, अब कितने हो गए, 8 हो गए, अब भी वो घर उतने टाइम में ही बना, ठीक। तो मतलब इन 2 के जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ा, तो ये दोनों क्या थे, छिपे हुए बेरोजगार थे,
ठीक है, क्या थी? छिपे हुए बेरोजगार थे। दूसरा एग्जाम्पल लो, जैसे हमारा एक खेत है ना, खेत है ये हमारा, 1 बीघा का खेत है ना, 1 बीघा का हमारा खेत है। अब इस खेत में मतलब जिनका ये खेत है उस घर में कितने सदस्य हैं? उस घर में 10 मान लेते हैं ना, 10 ही मान लेते हैं, 10 सदस्य हैं। अभी 10 के 10 आ गए खेत में काम करने के लिए, 10 के 10 खेत में काम करने के लिए आ गए। अब कुछ टाइम बाद पता चला इनमें से 2 चले गए, है ना, तो अब कितने बचे? 8 बचे। ये दोनों कहीं चले गए, है ना, किसी काम से या कुछ भी हो सकता है, 2 निकल गए, अब 8 बचे। अब जो 8 वो काम कर रहे हैं उन्होंने भी उतनी फसल उगाई जितनी ये पूरे 10 मिलके कर रहे थे काम, ठीक। अब इनमें से एक और चला गया, अब यहाँ पे 7 बचे, ठीक। अब इन 7 ने भी उतने ही काम किया जितना वो, मतलब जितनी फसल ये 10 मिलके उगाने वाले थे इस खेत में, उतने ही काम इन 7 ने भी उतना ही किया, ठीक है। तो ये सब क्या है? ये तीनों हैं छिपे हुए बेरोजगार, ये है छिपे हुए बेरोजगार, ठीक है। इसको बोलते हैं छिपी बेरोजगारी या फिर प्रच्छन्न बेरोजगारी। तो मेरे हिसाब से ये तीनों आपको समझ आ गए होंगे। अब चलते हैं हम 3, और वो ही ज़्यादा पूछे जाते हैं, जो थोड़े कॉम्प्लिकेटेड है ना वो ही ज़्यादा पूछे जाते हैं। चलो अब नेक्स्ट चलते हैं, नंबर 4th नंबर पर जाती है हमारी, 4th नंबर पे घर्षणात्मक, घर्षणात्मक, घर्षणात्मक को हम बोलते हैं घर्षणात्मक बेरोजगारी, मतलब कि फ्रिक्शनल, घर्षणात्मक बेरोजगारी, इसको हम बोलते हैं फ्रिक्शनल, फ्रिक्शनल, ठीक है। घर्षणात्मक बेरोजगारी मतलब कि फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। इसमें होता है जैसे कि अगर कोई काम कर रहा है ना, कोई काम कर रहा है और उसका वो काम मतलब किसी वजह से वो छूट गया, ठीक है, फिर उसको नए काम ढूंढना है ना, उसको नया काम ढूंढना है। तो इनके बीच में जो बेरोजगार रहा उसने नया काम भी ढूंढ लिया, मतलब कि उसने कोई पहला काम किया, ठीक है। अब ये काम हो गया ख़त्म, ये वाला काम उसको नहीं चल रहा, ठीक है। वर्कर है मतलब वो कुछ ना कुछ कर रहा है, मतलब रोजगार है उसके पास। अब ये रोजगार उसका किसी वजह से बंद हो गया, फिर इसने दूसरा रोजगार ढूंढा और यहाँ पे वो काम करने लगा। अब ये जो बीच का टाइम है, ये वाला टाइम, इस टाइम में तो वो बेरोजगार रहा, है ना, इस टाइम में तो बेरोजगार रहा, तो इसको हम कहते हैं घर्षणात्मक बेरोजगारी। मतलब कि अगर कोई काम ख़त्म हो जाए फिर वो दूसरा काम ढूंढने के बीच में का जो टाइम है उसको बोलेंगे हम घर्षणात्मक बेरोजगारी, ठीक। अब इसका एग्जांपल ये क्या हो, ये होता है किस लिए? ये होता है टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट से, मतलब कि तकनीकी विकास से। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तकनीकी विकास से आने वाली बेरोजगारी कौन सी है? हमारी घर्षणात्मक बेरोजगारी। अब तकनीकी विकास से कैसे होता है, किस वजह से हो गई? तकनीकी विकास, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट से, तकनीकी विकास से, तकनीकी विकास से। और इसमें क्या होगा, इसमें जो हमारी डिमांड होगी, हमारी जो मांग होगी, हमारी डिमांड इसमें अपडेट हो जाती है। डिमांड क्या हो जाती है इसमें? अपडेट हो जाती है, यानी कि मांग क्या हो जाती है इसमें? अपडेट हो जाती है, मांग अपडेट हो जाती है। अब एग्जाम्पल लो, मांग अपडेट का क्या मतलब है? जैसे मतलब किसी भी चीज़ का अपडेट वर्जन जो आता है, जैसे पहले, हाँ, जैसे मैं जैसे पढ़ा रही हूँ, अब मैं आपको इस पे पढ़ा रही हूँ स्मार्ट बोर्ड पे। इससे पहले लोग किस पे पढ़ाते थे? जो मार्कर से और जो वाइट बोर्ड होता था, उससे भी पहले ब्लैक बोर्ड और चौक से पढ़ाते थे। तो आपको लगता है कि आज डिजिटल का ज़माना है, तो आज के टाइम पे कोई चौक से और बोर्ड से पढ़ना चाहेगा? है ना, कोई नहीं पढ़ना चाहता। ब्लैक बोर्ड और चौक से आज के टाइम में कोई नहीं पढ़ना चाहता। अब मैं कहूँ कि मैं अभी भी आपको चौक से पढ़ाना शुरू कर दूँ तो वो तो नहीं होगा, ठीक है। तो मुझे क्या पढ़ना है? मुझे अपनी जो हमारे लोगों की डिमांड है, डिमांड हमारी अपडेट हो गई है, तो डिमांड अपडेट की वजह से मुझे भी अपडेट होना पड़ेगा। तो मैं यहाँ से इस वाले को छोड़ के अब मैं पहुँचूँगी इस वाले पे, ठीक है। तो मुझे खुद को भी अपडेट करना पड़ेगा। तो ऐसी बेरोजगारी को क्या बोलेंगे? हम घर्षणात्मक बेरोजगारी बोलेंगे। अब मैं इस वाले बोर्ड पर आ गई तो बीच का जो टाइम था मेरा क्या हो गया? घर्षणात्मक बेरोजगारी हो गया। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे पहले ना टीवी चलता था। अब टीवी आपने देखा होगा कि ऐसा होगा टीवी, अब टीवी के पीछे वो ऐसे निकला रहता था, मतलब उसका जो पीछे का पोर्शन है ऐसे बड़ा रहता था। तो ये वाला, ये तो हो गया टीवी। अब टीवी के बाद अब एलसीडी स्टार्ट हो गई, है ना। तो एलसीडी क्या होगी? इसका अपडेट वर्जन हो गया। एलसीडी इसका अपडेट वर्जन हो गया। जब कोई वर्जन अपडेट हो जाता है तो यहाँ से यहाँ आने पर, अगर अभी भी कोई कंपनी मान ली ये वाला टीवी बना रही है, कोई कंपनी अभी भी ये वाला टीवी बना रही है, वो डिमांड अपडेट होने से अपडेट नहीं हुई,
तो वो किसकी शिकार हो जाएगी? वो है घर्षणात्मक बेरोजगारी की। उसका जो ये बीच का टाइम होगा ये होगा घर्षणात्मक बेरोजगारी का। ठीक, ये तो आपको समझ आ गया। इसके बाद आता है स्ट्रक्चरल, संरचनात्मक बेरोजगारी। संरचनात्मक या इसको हम बोलते हैं ढांचागत भी, ढांचागत बेरोजगारी, इंग्लिश में बोलेंगे स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, जैसे ये वाला एग्जांपल समझा था, कोई इंसान इसका प्रोडक्शन अभी भी करेगा, डिमांड अपडेट होने की वजह से इस पर नहीं जाएगा, तो वो किसका शिकार हो जाएगा? वो हो जाएगा इस वाली का, स्ट्रक्चरल बेरोजगारी। ठीक है, इसके आगे के टाइप मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझा दूंगी। ठीक, थैंक यू। वीडियो को लाइक और शेयर कर देना।